मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम सबको पता है कि जो मिश्रण होता है वो मिश्रण आपके दो या दो से अधिक पदार्थों का मिला हुआ भाग होता है। आपके क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अब हम इस मिश्रण को सामान्य तौर पर अलग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दोनों ही प्रक्रिया है। मिश्रण दो प्रकार के थे, समांगी और विषमांगी। समांगी अगर मिला हुआ है तो उसको आप भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। अगर विषमांगी है तो उसको आप भौतिक क्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर समांगी मिश्रण आपके पास रहेगा तो आप ना तो उसको छानकर अलग कर सकते हैं, ना आप उसको बीन कर अलग, स्ट्रेन द्वारा अलग कर सकते हैं, और न ही आप किसी भी प्रकार की भौतिक प्रक्रमों के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। विषमांगी अगर मिश्रण है तो आप उसको आसानी से अलग करने की प्रक्रिया है वो कर पाएंगे। तो विषमांगी मिश्रण अलग आसानी से हो सकता है क्योंकि इसकी बनावट एक समान नहीं होती है और जो पदार्थ है वो एक दूसरे के अंदर पूर्णतः समाहित नहीं होते हैं, इसलिए विषमांगी मिश्रण है वो आपकी भौतिक क्रियाओं द्वारा अलग हो सकता है। ध्यान रहे, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। घटक का मतलब होता है अवयव, यानी कि उस मिश्रण में कितने भाग मिले हुए हैं उन सभी भागों को अलग करना, वो होता है पृथक्करण। हमने दो विधि शुरुआत में पढ़ी थी। पहले पढ़ी थी वाष्पीकरण और दूसरी पढ़ी थी अपने अपकेंद्रीकरण। वाष्पीकरण में कोई दो पदार्थ समांगी मिश्रण में है और एक पदार्थ वाष्पित हो और दूसरा पदार्थ अवाष्पित रहे, तो ऐसी विधि में आप वाष्पित पदार्थ को वाष्पित करवा के दूसरे पदार्थ को है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये था वाष्पीकरण के अंतर्गत। और अपकेंद्रीकरण में क्या था कि हल्के कण और भारी कणों के आधार पे अगर आप उसको मतते हो तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तली में और हल्के कण ऊपर रहते हैं। ऐसे विशेष रूप से कोलाइडल जो पदार्थ होते हैं, जो कोलाइडल विलयन बनाते हैं, उन पदार्थों के साथ में ऐसी घटना होती है। आज हम आगे मिश्रण के घटकों के पृथक्करण में तीसरी विधि पढ़ते हैं। तीसरी विधि क्या है, जरा ध्यान देंगे इधर। तीसरी विधि जो है वो आपके हैं दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं, ये आपके उस तीसरी विधि के बारे में है। अब दो अघुलनशील द्रवों की बात हो रही है। द्रव का मतलब तो आपको पता चल गया कि द्रव का मतलब तो है लिक्विड फॉर्म जो हम बात कर रहे हैं। और यहां पर अघुलनशील का मतलब क्या है? हम सबको पता है कि जब भी कोई पदार्थ है उस पदार्थ में विलायक और विलय है तो वह एक दूसरे के अंदर समाहित होने का प्रयास करते हैं। जब विलायक में विलय पूर्णतया समाहित हो जाता है, यानी कि विलायक में विलय जब पूर्णतया आपके समाहित हो जाता है, पूर्णतया आपके विलीन हो जाता है, तब ऐसे पदार्थ घुलनशील पदार्थ कहलाता है और दो विलयन घुलनशील विलयन कहलाता है। यानी कि विलायक और विलय, विलायक में विलय का पूर्णतः समाहित हो जाना, वो आपके है घुलनशीलता की स्थिति में है, जो आगे हमने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अघुलनशील। क्या लिखा हुआ है? अघुलनशील। घुलनशील का विलोम है, विलोमार्थी है। अघुलनशील का मतलब ऐसे द्रव्य मिश्रण, यानी कि ऐसे लिक्विड फॉर्म में जो भाग हैं वो एक दूसरे के अंदर समाहित नहीं हुए हैं। विलायक और विलय दोनों एक दूसरे के अंदर मिले नहीं है, दिख रहे हैं। तो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये अघुलनशील द्रव है, वो कैसा मिश्रण हो गया आपके? विषमांगी मिश्रण हो गया। क्यों? क्योंकि न तो विलायक उसमें मिला है और न ही विलय मिला है। छोटा सा एक प्रयोग देखते हैं कि अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। आपके पास विलायक के तौर पर जल है और विलय के तौर पर
तेल है, कोई भी तेल ले लिया आपने, जल और तेल का जो मिश्रण है, दोनों द्रव है और घुलनशील द्रवों की बात हो रही है। और दोनों हम सबको पता है, कक्षा 9th में पढ़ते हैं, इसकी समझ हमको भी है कि जल और तेल जब मिलेगा तो एक दूसरे के अंदर वह समाहित नहीं होते हैं, और एक दूसरे के अंदर समाहित नहीं होते हैं तो उस परिस्थिति में वह मिश्रण क्या होगा, अघुलनशील द्रवों का मिश्रण होगा, क्योंकि दोनों क्या है, द्रव हैं, द्रव पदार्थ हैं। अब आप इनको एक छोटी सी कीप में डाल दीजिए, इस प्रकार की कीप है जिसके नीचे नल लगा हुआ है। आप इस नल को यहाँ से बंद कर दीजिए, टोटी को बंद कर दीजिए, और ये जो है जल आपके यहाँ और तेल है वो भी आपके इसके साथ में मिल जाएगा। आपको इसमें क्या करना है, इसको हिलाना है, जितना जोर से हिला सको उतना हिलाना, ताकि तेल और जल अगर मिलना चाहे तो मिल जाए, ऐसी हमको परिस्थिति तैयार करनी है। अगर आप जितना भी उसको हिलाओगे, आप जितना भी उसको शामिल करने की कोशिश करोगे, ये एक दूसरे के अंदर समाहित होने वाले नहीं है। आप जब इसको शांत छोड़ दोगे तो क्या होगा, तेल का घनत्व कम होता है जल की अपेक्षा, तो जल की अपेक्षा घनत्व कम होने के कारण यह जो तेल है वो तेल उस जल के ऊपर एक परत के रूप में रहना शुरू हो जाएगा, एक परत बना देगा। क्यों, क्योंकि तेल का घनत्व कम है, जल का घनत्व अधिक है, तो ये आपके जल है और ये आपके तेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा मिश्रण है, इस मिश्रण को क्या करना, इस मिश्रण को क्या करना, एक ही विधि है जिस विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है, उस विधि का नाम है निथारना। यानी कि आप निथार कर इस विधि से उस पदार्थ को अलग कर सकते हैं। जैसे घर के अंदर अगर चावल आप धोते हो, गेहूं धोते हो, बाजरी धोते हो, यानी कि जो भी अनाज आप धोते हो, तो आपकी माता जी को आपने देखा होगा कि वह पानी को निथारने का काम करते हैं, कि एक हाथ उस अनाज के आड़ा रख देती है, अनाज को रोकने का काम करती है, और दूसरे भाग से उस बर्तन को हल्का हल्का उड़ेलती है जिससे द्रव्य पदार्थ निकल जाए। तो बस इसमें भी यही करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक नीचे पात्र रखना है, इस पात्र के अंदर आपको ये पदार्थ अलग करने हैं। कैसे करेंगे, तो एक पात्र रखा, उस टोटी को खोला, टोटी को खोलते ही इसके अंदर से पदार्थ निकलना शुरू होगा। जैसे जैसे पदार्थ निकलना शुरू हो, जल आना शुरू हो, ये जल इसके अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जब आपको लगे कि ये तेल यहाँ तक पहुंच गया और बाहर आ सकता है, इससे पहले ही टोटी को क्या कर दें, बंद कर दें, जिससे आपके जल अलग हो जाएगा। फिर दूसरा पात्र लाकर आप तेल को भी अलग कर सकते हैं। यानी कि निथारना प्रक्रम के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, और दो अलग घुलनशील मिश्रण जो है वो आपके विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। कौन से मिश्रण कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। विषमांगी मिश्रणों को ही आसानी से निथारना प्रक्रम के द्वारा अलग किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। आगे बढ़े, ओके। चलिए अगली विधि के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो थी आपके अघुलनशील द्रवों के मिश्रण की विधि। अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो वो विषमांगी मिश्रण हुआ, और निथारना प्रक्रम के द्वारा इसको आप है वो अलग कर सकते हैं। अब अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं। अगली विधि क्या कहती है, नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। नमक एवं कपूर के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। दो चीजें दी हुई है यहाँ पर, नमक और कपूर, इन दोनों का है वो मिश्रित भाग है। अब नमक और कपूर भी हम सबने देखा हुआ है और नमक भी देखा हुआ है। मिश्रित भाग है, दोनों आप एक दूसरे को दिखाई देंगे। कपूर सुगंधित वातावरण के द्वारा कपूर की पहचान हो सकती है, लेकिन दोनों ही सफेद रंग के होने के कारण आप इनके मिश्रण में से कपूर को तो अलग कर पाएंगे, नहीं नमक को अलग कर पाएंगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में जब ये मिश्रित भाग है, इस मिश्रित भाग को थोड़ा सा अलग करना मुश्किल है। लेकिन
कुछ विधियां अपनाकर हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आपने जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें एक हमने भाग का नाम सुना था अमोनियम क्लोराइड, मैंने कपूर का उदाहरण भी दिया था। अगर आप लोगों को याद है तो बताओ कौन सी विधि में कपूर का उदाहरण दिया था। अमोनियम क्लोराइड के बारे में हमने चर्चा भी की थी। अगर आपको पता हो फर्स्ट चैप्टर में मैंने कपूर का उल्लेख किस विधि के अंतर्गत किया था, तो जरा मुझे बताएं कि इस विधि में आपने कपूर का उल्लेख किया था। जरा आप में से किसी को पता हो तो बताइए कौन सी विधि के अंदर आपके कपूर के बारे में हमने चर्चा की थी कि भाई कपूर भी इस विधि में कार्य करता है, जरा मुझे बताएंगे। जी तो मैं बता देता हूं आपको, नमक और कपूर की बात हो रही है। मैंने अभी आपको कहा नमक और कपूर का रंग एक तरीके का होता है। हाँ, कपूर आप सुगंध के द्वारा उसकी पहचान कर सकते हो कि कपूर है अंदर, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि नमक और कपूर का मिश्रण दे दिया, चलो भाई अब नमक और कपूर को अलग करो, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दोनों एक तरीके हैं, तो बार बार हम कोई शब्द तो पता कर सकते नहीं कि ये कपूर है या नमक है, और उसके आधार पर हम इसको अलग कर सकते नहीं। हस्त चयन होगा नहीं, विचारना होगा नहीं, तो क्या प्रक्रम होगा जिसके द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। तो हमने एक अमोनियम क्लोराइड का भी उदाहरण लिया था पहले पार्ट में, जिसको हमने अलग करने की कोशिश की थी, और वह अलग करने की जो प्रक्रिया थी वह थी, उस प्रक्रिया का नाम था ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में आपको मैंने अमोनियम क्लोराइड के साथ में कपूर का भी उदाहरण दिया था और नौसागर का भी उदाहरण दिया था। अगर आपको याद नहीं है तो पुनः याद कर लो। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में अमोनियम क्लोराइड के अतिरिक्त कपूर और नौसाधर को भी हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। अब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है, जरा ये आपको तो पता ही होगा, अब नाम तो आपको पता चल गया है, तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है जरा मुझे बताएंगे। शांत होकर नहीं बैठना है, आपको बताना है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है जरा मुझे बताएंगे। ऊर्ध्वपातन के बारे में बताएंगे जरा मुझे। यानी कि आप लोगों को ऊर्ध्वपातन के बारे में नहीं पता, यही बात हुई ना? बिल्कुल सही। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है। बिना द्रव में बदले किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। यानी कि अगर नमक और कपूर का मिश्रण है तो आप एक उल्टी कीप लगा दीजिए स्टोव पे। एक स्टोव लिया, उस स्टोव के ऊपर उल्टी कीप लगा दी, उस उल्टी कीप को ऐसा वायुयुद्ध कर दिया कि हवा जो भी है वो बाहर नहीं जाए। डाक लगा दिया, उस कीप को इस प्लेट के ऊपर उल्टा किया है तो उस प्लेट के अंदर नमक और कपूर का मिश्रण डाल दिया। अब आप उसको गर्म करना शुरू करेंगे। नमक की ऊर्ध्वपातितता की स्थिति नहीं रहती, केवल कपूर की रहती है। तो जैसे जैसे तापमान देंगे कपूर वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ठोस अवस्था से वो गैस बनेगा और वो गैस बाहर निकलने का प्रयास करेगी, लेकिन हमने सब मार्ग बंद कर दिए। तो क्या होगा कि वह गैस इस दीवारों पर जाकर इकट्ठी हो जाएगी। जब आपको लगे कि संपूर्ण कपूर उड़कर गैस के रूप में बदल गई है, आप स्टोव को बंद कर दीजिए, कुछ समय ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। आपको जो कपूर है वह इस कीप की दीवारों पर पपड़ी के रूप में जमा नजर आएगी, जिसको आप अलग कर सकते हैं। तो जो प्लेट में बचा अवशेष आपके नमक रह जाएगा और जो कीप पर लगा हुआ पपड़ी नुमा जो सफेद भाग है वो आपके कपूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा किसी भी पदार्थ को
जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है उसको आप आसानी से अलग कर सकते हैं, आसानी से उसको आप अलग कर सकते हैं, आसानी से उसको आप पृथक कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान रहे कि विशेष रूप से यह जो भाग होते हैं वो ठोस पदार्थ से सीधे गैस में बदलते हैं, इसमें द्रव नहीं होता। और जब वापस ठंडा करेंगे तो निक्षेपण की प्रक्रिया होगी, तो उसमें भी क्या होगा, गैस से बिना द्रव में बदले ठोस में बदलेंगे। तो उसी प्रकार से यही था कि गैस बनी, गैस को मार्ग नहीं मिला तो रुक गई, जब आपने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया तब पुनः बिना द्रव में बदले ठोस में परिवर्तित हो गई, तो आप उसका उपयोग है आसानी से कर सकते हो अलग करने के लिए। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा नमक और कपूर के मिश्रण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। नमक और कपूर के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा। किसी को डाउट हो इसमें तो जरा पूछ सकते हैं मुझे। मैं यहाँ उदाहरण बता देता हूँ ऊर्ध्वपातन के कौन कौन से उदाहरण है। एक तो आपके कपूर है ही है, कपूर के अलावा एक भाग है नौसागर, उसके अलावा एक होता है नेफ्थलीन, इसके अलावा एक है एंथ्रासिन। ध्यान रहे ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। जब भी ऐसे पदार्थों का उदाहरण आपको मिलता है, यानी कि आपको लिखा गया नमक और कपूर, मान लो लिखा गया नमक और नौसागर, मान लो लिखा गया नमक और नेफ्थलीन, मान लो लिखा गया नमक और एंथ्रासिन, तो कैसे अलग करेंगे? तो इनको अलग करने के लिए आपको हमेशा कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ेगा? ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करना पड़ेगा। ये आपके ऊर्ध्वपातित पदार्थ है और ये ऊर्ध्वपातित पदार्थ जब इनको गर्म करेंगे तब यह सीधा ठोस से गैस में बदलेंगे, द्रव में नहीं बदलेंगे। और सीधा गैस में बदलने के बाद जब वापस इसको ठंडा करेंगे तब पुनः बिना द्रव में बदले वापस ठोस में ही बदलेंगे। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया आपके हैं वह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि वह प्रक्रिया आपके ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाएगी। तो आपने यह पहले चैप्टर के अंदर ये बात आपने पढ़ी भी थी ऊर्ध्वपातन के बारे में, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण था एवं नमक का मिश्रण था। तो वही बात थी, नमक वाष्पित पदार्थ है, नमक ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं। नमक वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वो भी पानी को वाष्पित करते हैं, तो यह आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो यह किसी प्रकार की दूसरी अभिक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेता। तो उस परिस्थिति में आप अमोनियम क्लोराइड को भी इसी प्रकार से ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा है वो अलग कर सकते हैं। ये भी एक आपको उदाहरण हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड के रूप में, जो आपके ऊर्ध्वपातित पदार्थों के अंदर आता है। तो अभी तक हमने 4 विधि पढ़ी है, जिसमें एक विधि थी जो समांगी मिश्रण को पृथक करने के लिए थी। बाकी 3 विधियां लगभग आपके समांगी मिश्रण की ही बात हो रही थी, जो आपस में पूर्णतः मिले हुए हैं और जिसको हम अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया हस्तचयन है, निथारना है या फिर उसकी छानने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते। उन विधियों के बारे में हमने पढ़ा। अगली जो विधि है आपके मिश्रण के घटकों के पृथक्करण में वो है क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। जो काली स्याही होती है उसमें जो डाई लगती है, जो काली स्याही बनती है, भले वो आपके पेन में हो, भले वो आपके कपड़ों के लिए जो गुल्ली का हम उपयोग करते हैं वो नील हो, क्या वह रंग जो है वो एक ही रंग से मिलकर बनता है? क्या उस रंग को बनाने के लिए दूसरे रंगों का उपयोग नहीं किया जाता? उसके अंदर अलग अलग रंगों का समावेश होता है या नहीं होता? अगर होता है तो उन रंगों को हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, इसके बारे में जो विधि है उस विधि को हम अगले लाइव सेशन के अंदर जानेंगे, पढ़ेंगे। पिछले लाइव सेशन की जो नोट्स थे